तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष प्रारी सिंह और आप इसमें देख रहे हैं एसडीजी चक्रा। एसडीजी चक्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में और उससे जुड़े हुए जो अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विषय हैं उसके बारे में, खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में। और इसी इसी संदर्भ में हमने एक इंटरव्यू सीरीज भी आयोजित की है जिसका नाम है एसडीजी चर्चा। हम इसमें अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ हैं डेवलपमेंट सेक्टर के, उनको इसमें आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं उनके फील्ड के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चर्चा में हम ज्यादातर जो भी थ्योरेटिकल बातें हैं वो नहीं करते। हम जो हमारे गेस्ट हैं उनके अनुभव को जानना चाहते हैं और वो क्या एडवाइस करना चाहते हैं भारत के संदर्भ में, यहाँ की परिस्थितियों के संदर्भ में, कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में अभी हमारे साथ हैं श्री संजय पांडे जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। संजय पांडे जी का एक बहुत बड़ा अनुभव है, चाहे वो वॉश की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो। अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है और साथ ही साथ बिहेवियर चेंज और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इनका 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो आप समझ सकते हैं कि आज का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा होगा जब हम इतना सारा एक्सपीरियंस से जो उन्होंने सीखा है उसमें से कुछ शेयरिंग वो हमारे साथ भी शेयर करेंगे। तो बहुत देर ना करते हुए मैं इनवाइट करता हूँ संजय पांडे सर को। सर वेलकम इस इंटरव्यू में आपका आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। जी। आपसे बातचीत करके और आपसे पुनः मिल करके मुझे बहुत खुशी खुशी हो रही है। और और अच्छा लग रहा है कि यूपी के प्रोग्राम में हम लोगों ने साथ में काम किया और आज पुनः हम लोग दूर से ही सही जी हम लोग मिल रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद किया। और दूसरा ये कि अब तो क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है और आजकल यही एक माध्यम रह गया है जिससे आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं हम लोग। सर जी जी आज जी। का इंटरव्यू जो हम लोग शुरू करें तो उसके पहले सबसे पहले थोड़ा आपके बारे में और आपकी जर्नी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आप डेवलपमेंट सेक्टर में आए जी और किस तरीके जी से आपको इच्छा हुआ कि इसमें आना चाहिए। जी। आ, आ, मेरा जो पढ़ाई है, बेसिकली मैंने लास्ट सोशोलॉजी से एमए किया है और पीजीडीआरडी किया है। और बीकॉम करने के बाद जी मैंने कॉमर्स किया है। तो बीकॉम करने के बाद मैं बिहार शिक्षा परियोजना से जुड़ने का अवसर मिला। हम्म, और मैं बच्चों का जो एजुकेशन है जी प्राइमरी स्कूल का, उसका जी स्टडी करने का मौका लगा। जी जी तो उसमें उसमें थोड़ा सा नज़दीक से समझने का मौका लगा कि गांव क्या है, गांव में कैसे स्कूल चलते हैं, क्या हम्म, है, क्या दिक्कतें हैं, क्या कठिनाई है। इसी संदर्भ में मुझे एक अवसर मिला बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से स्टेट मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग में मुझे प्रतिभाग करने का मौका लगा। जी तो मैं झारखंड बिहार उस टाइम पे एक स्टेट हुआ करता था। जी हाँ तो मैं मैं एज ए झारखंड से को रिप्रेजेंट कर रहा था। जी जी तो उस टाइम पे मैं जितने भी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स के टीचर्स हैं जी उसको मुझे ट्रेनिंग, जॉयफुल लर्निंग का ट्रेनिंग देने का मौका मिला। जी और मैं वो 10 डेज का ट्रेनिंग था और उस 10 डेज के ट्रेनिंग में मैंने जॉयफुल लर्निंग, सोशल सोशल का जो पार्ट है, माने टीचर्स को की क्या दिक्कतें हैं, जी ग्रामीणों की क्या दिक्कतें हैं, जी बच्चों का पढ़ाई में क्या दिक्कतें हैं, वो सारे चीज को मिक्स करके वो ट्रेनिंग मॉड्यूल था। हम्म, और उस ट्रेनिंग मॉड्यूल 10 डेज का जब ट्रेनिंग होता था तो 2-3 दिन टीचर्स के समस्या, फिर बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बातचीत, और उस पाठ्यक्रम को कैसे हम जॉयफुल लर्निंग के रूप में दिखा सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक गतिविधि के माध्यम से हम उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, ये जानने करने का मौका लगा। जी हाँ जी तो यहाँ पे यहाँ पे जो अनुभव हुआ कि कहीं ना कहीं समाज से जुड़ के हम अगर नजदीक से काम करते हैं तो एक जहाँ पर बदलाव का ये है, वहाँ पे हमें भी मौका लगेगा कि हम एक बदलाव का हिस्सा बन पाए। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जी और झारखंड बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन डेवनेट डेवलपमेंट नेटवर्क है जिसमें मुझे साथ काम करने का मौका लगा। तो 15 साल लगभग उनके साथ मैंने काम किया और उस क्रम में मैं झारखंड, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जी यूपी
इस तरह के स्टेट्स में काम करने का मौका लगा। सर इसी क्रम में एजुकेशन हमारा में आपने इतने सारे स्टेट्स में काम किया। एजुकेशन का शुरुआत हमने किया था। जी फिर वास्ट सेक्टर में, हेल्थ और वास्ट सेक्टर में हमने काम जी जी करने का मौका लगा। और उसी क्रम में 2010 में मैं डेफिनेट छोड़कर मैं यूनिसेफ का एक प्रोग्राम पोलियो एजुकेशन ज्वाइन किया। जी और उसी क्रम में मुझे पोलियो एजुकेशन क्या है और उसमें कैसे लोग सोशल मोबिलाइजेशन का काम करते हैं वो जानने का अनुभव मुझे मिला। जी हाँ और इसी क्रम में बिहार का एक प्रोग्राम DFID का बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि कन्वर्जेंस 3 डिपार्टमेंट के साथ था, हेल्थ, ICDS और आपको PhD जो वास के ऊपर जी काम जी करते थे, जी वाटर जी सैनिटेशन के ऊपर। तो 3 प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम करी, तो वहाँ पे हमें मौका लगा काम करने का। और मैं कोसी वेल्ड जो वहाँ का सबसे इफेक्टेड एरिया था वास को लेके, वाटर को लेकर के, जी तो उस एरिया का 7 जिलों में मुझे काम करने का मौका लगा। जी और काम करने के दौरान मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका लगा और मैं बहुत नज़दीक से गांव के लोगों के साथ और डिपार्टमेंट के साथ काम किया। जी और इसी क्रम में मेरा जर्नी आगे बढ़ता गया और मुझे अनुभव हुआ कि शायद हमें जब गांव वालों के साथ काम करना है, किसी भी डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमें काम करना है, विकास के मुद्दे पे काम करना है, तो हमें जो अनुभव हुआ कि लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। लोगों तक मैसेज जाए, लोग जुड़े, जी हाँ और लोग जब तक जुड़े नहीं तब तक शायद हम किसी भी विकास की बात कर लें नहीं हो पाएगा। और उस दौरान एक विधा बहुत ही चर्चा में आया था और उस विधा में हमें भी मौका मिला उस विधा के साथ काम करने का, जो कि समुदाय संचालित कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन के रूप में वो था, CLTS नाम जी था। जी जी और उससे पहले मैं एक छोटा सा अनुभव आपको सुनाना चाहूंगा पूर्णिया का, जी सर जी जहां से मैं खुद ट्रिगर हुआ था। और मैं जब मेरा ये अनुभव इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि जब तक आप मोटिवेट नहीं हैं, जी जब तक आप चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तब तक आप किसी भी विकास की बात और को ना ही कर पाएंगे और ना ही उसको आगे लोगों को जोड़ पाएंगे। जी सॉरी। तो इसमें जो पूर्णिया के DM N श्रवणन बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अनुभवी और बहुत अच्छे DM थे। मैं PhD के साथ सुभाष को देखता था, जी उनके मीटिंग्स में मैं जाने का मौका लगता था, मंथली मीटिंग्स होता था। उसमें मैं दो तीन मीटिंग में देखा कि वास के लिए कोई बातचीत नहीं करता। जी हाँ जी हाँ मैं स्केटिव इंजीनियर के साथ जाता था तो PhD पूरा बैठा रहता था, कुछ बातचीत नहीं होती थी। वास का ICDS अपना बात रखता था, हेल्थ जी अपना बात रखता था, जी वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर कोई बात नहीं। तो मुझे खटकता था कि वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर क्यों नहीं बात होता है। तो मैं एक जी दिन मीटिंग में खड़ा हुआ इजाजत लेके हाथ उठा के, तो श्रवण सर बोले कि क्या बात है संजय, क्या बोलना चाहते हो। जी तो बोले सर मैं वाटर सैनिटेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ। तो बोले कि देखो, जब भी सैनिटेशन का बात आता है ना, तो कुछ भी दिखाने का बात होता है तो तुम गुजरात की बात करते हो, दूसरे स्टेट की बात करते हो, तुम्हारे बिहार में, तुम्हारे पूर्णिया में जी ऐसा कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए जिसपे तुम बात कर सको। हम्म। सो जिस दिन बात करने के लायक तुम हो जाओगे कि पूर्णिया में चीजें हैं दिखाने के लायक, उस दिन तुम बात करना। तो वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन उनके बातों से ट्रिगर हुआ था और मुझे अनुभव हुआ था कि वास्तव में चीजें जब तक हम उदाहरण पेश नहीं करते हैं तो हम बहुत ही मजबूती के साथ नहीं बोल पाएंगे। जी जी तो बिल्कुल फील्ड विजिट के दौरान मैं एक गांव ढूंढा, 270 हाउस होल्ड का गांव था। मैंने उस गांव का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उस वहां पे क्या नीड है उस पे स्टडी किया और तीनों कंटेंट के ऊपर, ICDS का भी, हेल्थ का और वास का, जी तीनों के ऊपर अध्ययन करके ये निकाला कि वहाँ क्या जरूरत है। तो हम्म। वास के ऊपर तो एकदम वहाँ जीरो था कि वहाँ पे टॉयलेट था, पर जी उस माने अगर हम हाइजीन बात करेंगे तो हाइजीन के हिसाब से नहीं था, ओपन जी जी ड्रेन था उसका। जी तो एक वास के ऊपर बहुत मेजर काम करने का था, पानी के ऊपर काम करने का था। स्कूल बगल में था तो स्कूल के ऊपर हैंड वॉश जी प्लेस का और सैनिटेशन पूरा काम करने का निकला उसमें।
हेल्थ के ऊपर वहां पे सेंटर नहीं था, आईसीडीएस का सेंटर नहीं था। तो ये सारे मुद्दे निकल के आए कि यहाँ पे ये काम हो सकता है। जी तो सारा निकाल के मैं डीएम को सर को दिया, और वो अब उसको फिर सभी डिपार्टमेंट को भेजे। और फिर वो गांव आज के डेट में लाल वालू गांव है, आज के डेट में वो एक मॉडल विलेज बना वहां का, हेल्थ को लेके, वास को लेके और आईसीडीएस को लेकर के। तो वो एक जो गांव था, जब उसमें काम करने का मौका लगा और लोग जब जुड़ के, सबसे पहला बात कि हमने शुरुआत किया लोगों को जोड़कर काम करने का, लोगों के साथ बैठा, बातचीत किया, प्लानिंग किया, सबके साथ क्या जरूरत है उनके साथ बैठ के प्लानिंग किया, और लोग साथ हुए। वहां पे ग्रुप, महिलाओं का ग्रुप बहुत मजबूत ग्रुप था, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। तो वहां का जो स्कूल था वो एक मॉडल स्कूल बन गया, हैंड वॉश प्लेस, कूड़ा गड्ढा, सोख्ता गड्ढा, सभी बच्चे सब मिलकर बनाए। जहां पे बच्चे नहीं कर पा रहे थे तो बाहर का सपोर्ट भी लिया गया। तो पूरे गांव में हर 10 घर के ऊपर कूड़ा गड्ढा बनाया गया, हर घर में टॉयलेट बनाया गया, शोकपिट बनाया गया, आंगनवाड़ी सेंटर, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर बना। तो इस तरह से मैं ये अनुभव इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं जब तक लोगों को हम जोड़ के नहीं काम करेंगे, शायद हम किसी भी बिहेवियर चेंज की बात, किसी भी डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। नहीं सर, ये आपने बहुत एक अच्छी चीज बताई, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमेशा हाईलाइट होना चाहिए। ये जितनी भी बार ये पॉइंट हाईलाइट हो जाए तो बिहेवियर चेंज का शायद सबसे बड़ा बेस ये है कि लोग जुड़े। सर अभी आपने दो चीजों की बात की। सबसे पहले तो ये कि आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया तो वो जॉयफुल लर्निंग से शुरू हुआ, फिर वो हेल्थ और उसके बाद सैनिटेशन पे भी आए, यानी एसडीजी 3, 4 एंड 6 ये तीनों आपने कवर किए हुए हैं अपने। और क्योंकि जितने भी गोल्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। और दूसरी चीज ये कि लोगों के साथ जुड़ना, और एक जो आपने अपना इंसिडेंट बताया कि पूर्णिया के जो डीएम थे, उन्होंने जब आपसे कहा कि आपके पास दिखाने के लिए ही कुछ नहीं, तो वो एक आपको जो अंदर से बात लगी और आप ट्रिगर हुए। और जो आपने उसमें एक बात रखी कि अगर आप खुद ट्रिगर नहीं, खुद मोटिवेटेड नहीं, तो लोगों को भी मोटिवेटेड नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये दो पॉइंट हमें बिल्कुल ले लेने चाहिए जितने भी डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं, कि पहले खुद हम मोटिवेट हों अपने काम को लेके, अपने काम को लेके पैशन देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और दूसरा लोगों को जोड़ें। तो शायद डेवलपमेंट सेक्टर में कोई भी काम बड़े आसानी से हो सकता है। सर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो आपका अनुभव रहा है उसमें आपको इस फील्ड में, खासकर डेवलपमेंट सेक्टर में, क्या चीजें पसंद आई और क्या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती? बहुत अच्छा सवाल है आशुतोष जी आपका। इसमें जो डेवलपमेंट सेक्टर में अभी तक हमारा जो 18 से 20 साल का अनुभव है, जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसियों के साथ और सोशल फील्ड में जाकर के साथ में काम करने का मौका लगा है, तो उसमें एक जो सबसे ये लगता है कि किसी भी डेवलपमेंट फील्ड में हम काम करें तो अगर लोग मान लीजिए किसी भी प्लान, कोई भी प्लान बन रहा है गांव के लिए, तो गांव का प्लान अगर हम किसी स्टेट ऑफिस में बैठ के बनाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाते हैं तो शायद वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाएगा। वो प्लान कहीं ना कहीं हमें गांव वालों के साथ मिलके, उनके जरूरत को ध्यान में रख के, उनके अनुभव को साझा करते हुए और उनके अंदर जो स्किल्स है उसको भी लेते हुए, और जो भी प्लान बन रहा है उसमें कहाँ कहाँ वो साथ दे सकते हैं, पैसे से हो, इस फिजिकली हो, अपना मेंटली हो, सारे चीज से उनका साथ लेना बहुत जरूरी है। अगर उनका साथ हम लेते हैं तो वो सारा प्रोग्राम अच्छा हो पाएगा। तो ये हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों का साथ नहीं लेते और हम प्लान कर लेते हैं और जाके उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो अगर प्लान गांव वालों के साथ बनाया जाता है तो वो मुझे अच्छा लगता है, और उसको गांव वालों के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो मुझे बहुत खुशी होती है। तो हमें लगता है कि जो भी विकास की, जो भी डेवलपमेंट की बात है, उसमें लोगों का साथ जरूरी है और उनकी भागीदारी जरूरी है। जी सर, मैं अभी जो आपने ये बात कही, तो लेकिन कुछ लोग अक्सर अपनी एक जो समस्या भी बताते हैं, ये शायद आपके सामने भी आती होगी, कि लोग ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लोग हमारे साथ आए, लेकिन जब गांव वालों के बीच जाइए या फिर लोगों के बीच जाइए तो वो समझते हैं कि ये तो योजना है, सरकारी योजना है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो उसमें अपना फायदा या पैसा इस तरह की चीजें देखने लगते हैं। तो अगर ऐसी समस्या आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे इन्वॉल्व बहुत किया अच्छी जाए बात है। लोगों को? हाँ, पहला तो योजना के बारे में बहुत ही पारदर्शिता तरीके से लोगों को बताना चाहिए, जो लोग नहीं बताते हैं। लोग एक जो जितना उसमें बजट होता है, उस बजट को सही तरीके से गांव में नहीं रखा जाता है।
बिल्कुल। अगर हम बजट को सही तरीके से रखें, क्या काम करना है उसको सही तरीके से रखें। जब भी कोई डेवलपमेंट का काम होता है तो मैन पावर का जरूरत होता है, जी और हम बहुत बहुत बार क्या करते हैं कि मैन पावर हम बाहर से लेके आते हैं। हम ये जी भूल जाते हैं कि वो गांव जो है, उस गांव में भी मैन पावर है और उस गांव में भी स्किल्स है, अलग अलग स्किल्स है। जी तो हम अगर उस काम में गांव वालों को भी इन्वॉल्व करें उनके स्किल्स के हिसाब से, तो उनका आमदनी भी होगा, जी वो हाँ। काम में इन्वॉल्व भी होंगे और उनको हम्म लगेगा कि नहीं ये मेरा काम है और हम्म इसे हमें अपने लिए करना है, और जी जो हाँ। पैसा है उस पैसे को सही तरीके से खर्चा करना है। जी जी जी। मतलब जो गांव के लोग हैं उनको अगर हम शामिल नहीं कर रहे हैं तो उनको ये लगेगा कि ये तो बाहरी लोग हैं और बाहरी जी जी काम जी। करने आ गए, तो हाँ, ये सरकारी प्रोग्राम बनकर रह जाएगा और जी फिर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट भी नहीं होगा और उसका देख रेख भी नहीं होगा। जी जी। ये भी एक अंडरलाइन पॉइंट है कि जो भी हम प्रोग्राम लेके गए हैं उसमें गांव के लोगों को जरूर जोड़ें, उनके पास जिम्मेदारियां हो कि उनको भी ये करना है। सर अभी जी क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं इस समय, वर्तमान इस जो परिप्रेक्ष्य में, वो सॉलिड वेस्ट पे आप बहुत अच्छी तरीके से इस समय काम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से और भी वेस्ट पे जी काम जी कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे सॉलिड वेस्ट के बारे में बात करेंगे कि अभी जो आप देख रहे हैं कि खासकर गांव के परिप्रेक्ष्य में, तो सॉलिड वेस्ट के बारे में जहां तक मेरी समझ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 25 30 साल पहले तक या और समय पहले तक सॉलिड वेस्ट गांव की एक इतनी बड़ी समस्या नहीं हुआ करती, लेकिन आज जी। के समय में ये भी एक गांव में समस्या के रूप में आ गया है। तो आपके अनुभव के हिसाब से सॉलिड वेस्ट और उससे जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं गांव में क्या क्या आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, और कैसे ये शुरू हो गई, और क्या नुकसान इससे गांव वालों को हो रहा है? जी जी। एक मैंने एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। जी हम अपने गांव में, हम लोग सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जी जी और गांव में हम अपने घर को भी अगर देखें तो हम अपने घर में प्रत्येक दिन हम अपने घर की जो साफ सफाई है उसको हम अनुभव करते हैं कि प्रत्येक दिन हमारे घर की साफ सफाई होती है। जी और उसी क्रम में जो साफ सफाई होती है, जो भी कचरा निकलता है उसको हम अपने घर से तो निकालते हैं, पर बाहर गली में उसको ये समझ के डाल देते हैं ये तो जी जी सरकारी रास्ता है, जी हाँ जी हाँ हमारा घर साफ होना चाहिए, हमारा हमारा कमरा साफ होना चाहिए। पर अगर ये गली गंदा है तो हमें कोई उसका कोई हम्म मतलब नहीं है, उस पर कोई सोचना नहीं है, और हम्म इससे हमें कोई नुकसान नहीं नहीं होगा, हो रहा ये है, हम नहीं हो मेरे रहा मन में आता है। है। जी दूसरा कि हमारे घर का जो बाथरूम होता है, नहाने का घर होता है, या हैंडपंप जो हमारे घर का होता है, हम्म हम पानी लेते हैं, उसके पानी का उपयोग करते हैं, पर हम्म नाली जो है वो नाली हम निकाल देते हैं गली में, बिल्कुल। वही सरकारी गली में निकाल देते हैं, जी ये सोचकर कि पानी गली में बहेगा तो सरकार का है और वहां पे बहेगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है। पर जी वास्तव में आपको बताएं कि जो भी कचरा है अगर वो जहां तहां फेंका जा रहा है, हम्म और पानी अगर बह रहा है बाहर, हम्म आप अगर अनुभव करेंगे तो गांव का एक अनुभव करेंगे कि गांव में दो तरह अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो गड्ढे वाला शौचालय बना है, हम्म और जो भी मानिंद लोग हैं जो जिनके पास पैसा पहले से था या अभी भी है, जी वो इस दो गड्ढे वाले टॉयलेट को स्वीकार नहीं किए, वो सेप्टिक टैंक बनाए, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और बिल्कुल आप सही सेप्टिक कह टैंक शौचालय उन्होंने बनाया। और सेप्टिक टैंक बनाने में एक जो सबसे बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि उसका जो पानी है, पानी का निकास का हमें जगह देना होता है। बिल्कुल। तो पानी का जो निकास का जगह देते हैं, ज्यादातर लोग क्या किए गांव में कि पानी का निकास का नाली भी उसी गली में निकाल दिया है, गांव के गली के नाली में, जी जी ये जी सोच के कि ये पानी गली में है, नाली में बह रहा है, हमें जी कोई हाँ जी हाँ नुकसान नहीं है। जी हाँ। और ये जो छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे हैं उससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित रूप से हानि पहुंच बहुत रहा है। प्रभाव पड़ता है। जब अगर कचरा हम फेंक रहे हैं बाहर जहां तहां तो उससे गंदगी फैल रहा है, कीड़ा हो रहा है, मक्खी हो रहा है, हमारे खाने पे बैठ रहा है और हम बीमार पड़ रहे हैं। जी पानी अगर बाहर हम बहा रहे हैं, गड्ढे में जमा हो रहा है, तो हम्म पानी जमा होने के साथ साथ वहां पे मच्छर हो रहा है, और मच्छर फिर हमें बीमार कर रहा है, और हमारे मेहनत का पैसा उसमें लग खर्च रहा हो है। रहा है। जी ये हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसको हम्म हम नजरअंदाज करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमारा ही गलती
और वो हमारे गलती का हमें ही सजा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को मिल रहा है। मिल रहा है। ब्लैक वाटर जो निकल रहा है सेप्टिक टैंक से, उसको ये सोच के बाहर कर देते हैं नाली में कि ये नाली में बह रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं करेगा। जी हाँ। पर वो ब्लैक वाटर में जो मल मिला हुआ पानी है, वो मल फिर से हमारे खाने तक आता है, जी। और वो खाना के साथ हम फिर खाते हैं और हम बीमार होते हैं, और फिर हम बीमार होते हैं तो हम अपनी मेहनत का पैसा हमारा खर्च होता है। तो ये अगर छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान दें, इसके समाधान के ऊपर ध्यान दें, तो शायद कहीं ना कहीं हम ये सारे गंदगी से और गंदगी से होने वाली बीमारी से हम बच सकते हैं। जी। साथ ही आप देखेंगे गांव में कि जानवर, गाय बैल बकरी, ये सारे हैं, जी। उनसे हम दूध निकालते हैं। जी। बैल को हम खेत में जुताई के लिए लेके जाते हैं। जी। बकरी भी बच्चा देती है, उसका भी दूध होता है, वो सारा चीज हमारे फायदे का होता है, उसको हम मानते हैं कि हमारे फायदे का चीज है। पर वो जो मल त्याग करता है, उसको हम समझते हैं कि ये बेकार चीज है। ये बेकार। गोबर को हम जहां तहां फेंक देते हैं। जी हाँ। पेशाब को भी हम उसका उपयोग नहीं समझते हैं। जी। बकरी का जो मल होता है उसको भी हम उपयोग नहीं समझते हैं। पर वास्तव में ये सारे चीज एक रिसोर्स है। जी जी, ये उनको इसको हम पता एक नहीं है। संसाधन जिनको नहीं पता है, जी। एक संसाधन है, और इस संसाधन को अगर हम सही तरीके से रखें, गांव में रखते हैं लोग, आप देखेंगे गांव में गली में आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको ढेर मिलेगा गोबर का। जी हाँ। जी हाँ। लोग रखते जा रहे हैं और एक ढेर बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के ऊपर नुकसान करता है। वो जो ढेर बना रहे मक्खियां हैं जाती लोग। है, जी हाँ। जी हाँ। ढेर बना रहे हैं उस पर, वो तो सड़ता भी सही से नहीं है, और वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत ही कम लागत रहित तरीके उनको बताया जा सकता है कि आप जी। कैसे इसको गड्ढे बना के रख सकते हैं। जी। और अगर आपने 3 दिन का गोबर रखा, उसके ऊपर घास डाल दीजिए, फिर 3 दिन का गोबर रखा, घास डाल दीजिए, और फिर भर गया तो उसको घास से पूरा बंद कर दीजिए। इस तरह से अगर आप 2 गड्ढा बना लेते हैं तो अल्टरनेट आपका चलता रहता है, और वो अच्छे से सड़ता है, और फिर उसको आप खेत में जैसे डालते हैं उसे डाल दीजिए। सर तो एक पानी, सेकंड। जी। जी सर बताइए। मैं अभी आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि जो आपने इस गड्ढे के बारे में बताया, तो अगर आप थोड़ा मोटा मोटा इसका जो गहराई और चौड़ाई भी बता दें तो मुझे लगता है कि और भी जो लोग देख रहे हैं उनके लिए और भी उपयोगी होगा। जी जी जी, एकदम। इसमें अगर हम बात करें, हम 2 गड्ढे का जो शौचालय बना है अपने यहाँ, जी। पूरे पूरे भारत में बना है, जी। तो उसका जो गहराई है 1 मीटर बाई 1 मीटर। जी। उस साइज से हम अगर 2 गड्ढा भी बना लेते हैं तो अल्टरनेट वो गड्ढा और इसको खोदने में, इस गड्ढे को खोदने में मात्र 2-3 घंटे घंटे लगते हैं। और हम अपने घर का जैसे काम करते हैं, उस काम के हिसाब से इसको हम देख सकते हैं। अगर हम एक दिन में चाहे तो एक दिन में खुद सकता है, या 2 दिन में चाहे सुबह का 1 घंटा अगर लगाएं तो 2 दिन में, 3 दिन में खुद सकता है। और हम अगर लगातार खोद लें तो हो सकता है। तो ये इस तरीके से हम अपने घर के आसपास जो हमारा जमीन है, या घर के पीछे में जो हमारा जमीन है, उसमें हम ये गड्ढा बना सकते हैं और सही तरीके से गोबर डाल सकते हैं, हाँ, तो ये तो बहुत और ही एक उपयोगी अच्छा है। खाद जी। बना सकते हैं। जी। जी। अगर हमारे गांव में गोबर ज्यादा है, मान लीजिए आप देखेंगे गांव घर, बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास 20 जानवर 25 जानवर हाँ। होते हैं। हाँ। जी हाँ। या फिर गांव अगर सोचता है कि हम लोग इसको बिजनेस के हिसाब से देखना चाहें, तो बिजनेस के हिसाब से भी देख सकता है। ये अच्छा। जी। लोगों को लगता है कि कचरा है, लोगों को लगता है कचरा है, कचरा नहीं है। ये सारे, जिसको भी आप कचरा बोल रहे हैं, जिसको भी कचरा बोल रहे हैं, वो वास्तव में एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, और वो आपको कुछ न कुछ दे के जाएगा, आपके लाभ का चीज है। बस उनको तो ये पता नहीं गोबर है। जो है, जी। हाँ पता नहीं है, ये तकनीक पता नहीं है, जी। और उस तकनीक को जानने का जरूरत है। जी अगर हाँ। गांव में आ, 2.5 डिसमिल जमीन, हम्म। 2.5 डिसमिल जमीन किसी के पास है, जी हाँ। और वहां पे महिलाओं का समूह है, हम्म। तो अगर समूह मिल करके इसको बिजनेस के हिसाब से करना चाहे, जी। तो 2.5 डिसमिल जमीन में अगर 2.5 लाख रुपया लगा करके जी। शेड बनाया जाए, और उसमें एक होता है बर्मी बेड, बर्मी खाद बनाने का तरीका है। जी। जी। केचुआ खाद जिसको बर्मी बोलते हैं। केचुआ खाद जिसको बोलते हैं, जी। केचुआ खाद बनाने का एक तरीका है, जी। जी। जिसमें कि एक आपका 10 फीट चौड़ा जी हाँ। और गहरा आपका 1.5 फीट, जी। और 1.5 फीट
माने 10 × 1.5 × 1.5 जी ऐसा जी बने ईंटा का जोड़ाई का जी जी। बेड बनता है। अच्छा। अगर लगातार आप 10 बेड बनाना चाह रहे हैं तो बाहर का जो दीवार है जी वो पूरा प्लास्टर हो, जी वो जैसे हम हनी कॉम्ब छोड़े हैं आपका इसमें टॉयलेट वाले गड्ढे में, जी हाँ जी हाँ। उसी तरह इसमें अंदर वाले दीवार में हनी कॉम्ब छूटेगा। अच्छा, वो ईंटों की जो दीवार क्योंकि बनेगी। हाँ, ईंटों की दीवार जो बनी है जी तो उसमें क्या होता है कि केचुआ, अगर हम केचुआ से खाद बनाना चाहते हैं तो सारे में आप गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जो हाँ आपका किचन वेस्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो कृषि वेस्ट है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आप देखेंगे किसी गांव में केला बहुत होता है, जी जी केला होता है, तो केला तो काट लेते हैं, केला काटने के बाद उसका पूरा जो तना होता है वो जी तना यूं ही टूटता है, गिरता है, सड़ता है, जी हाँ उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो जी। उस तने को भी 4-4 इंच के टुकड़े में काट के इसमें डाला जा सकता है हम्म। और डाल के एक बेहतर खाद, बर्मी खाद बनाया जा सकता है, जो कि एक साल में कम से कम आपको 1 लाख रुपया का इनकम देके जाएगा। एक साल में एक तो लाख एक, रुपए की इनकम। हाँ, जी इनकम देके जाएगा, जो कि जी समूह के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। जी तो सर इस तरह बिल्कुल। से हम अगर बर्मी बर्मी खाद, गोबर का अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। छोटे गड्ढे में बना लिया, हम्म। कम जानवर है तो छोटे गड्ढे 2 गड्ढे बना लिया, ज्यादा जी जानवर है तो हम बर्मी खाद की ओर जा सकते हैं। जी। तो और अगर और हमारे पास ये है तो हम गोबर गैस प्लांट अपने घर में लगा सकते हैं, हम्म। गैस का उपयोग कर सकते हैं, जलावन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम्म। इस तरह से उसको बताने का जरूरत है कि ये सारे संसाधन हमारे रिसोर्स हैं और इस रिसोर्स को हम बेहतर तरीके से अगर उपयोग करते हैं तो हम्म। ये हमारे लाभ का चीज होता है। जी। तो सर ये जो सब चीजें गांव में हैं और जो लोग हैं शायद उनको पता नहीं है, वो उसका प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन वो शायद उतने सही तरीके से नहीं कर रहे, जिससे जो वहाँ गंदगी भी हो रही है और जो उनका रिसोर्स है उसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर ये छोटी जी छोटी जी जी। चीजें जो कुछ आपने यहाँ पे बताई और कुछ ऐसी और भी हैं जो आप बताना चाहते हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बताना संभव नहीं है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिससे जो गांव में जो वेस्ट निकल रहा है और खासकर जो बायोडिग्रेडेबल वाला जो वेस्ट है उसका प्रयोग गांव में बहुत अच्छे लेवल पे हम्म। हो सकता है। लेकिन सर इसी से एक सवाल और निकलता है, गांव में जी। वेस्ट का एक नया एक रूप भी अभी बहुत दिखने लगा है, और वो थर्माकोल प्लास्टिक आप जानते हैं। तो उसका जी जी जी। उसके लिए क्या जो गांव के स्तर पे हो सकता है, या फिर क्यों ये इसमें ज्यादा प्रयोग क्यों होने लगा, पहले तो इतना नहीं था। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं। जी आप अगर हम अपने पुराने समय को याद करें, अपने दादी अम्मा को याद करें, उस टाइम के समय को याद करें, जी तो उस टाइम में कभी भी शादी विवाह होता था, कोई फंक्शन होता था, चाहे खुशी का फंक्शन हो चाहे दुख का फंक्शन हो, हम्म, जो भी होता था उसमें आप याद करिए कि हम लोग नीचे बैठ के खाते थे, जी हाँ जी हाँ, पत्तल पे। नीचे बैठते थे और नीचे बैठ के खाते थे। और वहां पे पत्ता का, हरा पत्ता का पत्तल जी उपयोग किया जाता था। जी। जहां केला होता था वहां केला का पत्ता का उपयोग केले होता के था, पत्ते का प्रयोग होता है। बिल्कुल केले सही। के पत्ते का उपयोग होता था। जी दूसरा, दोना के रूप में भी हरा पत्ता का उपयोग होता था। जी वहां पे आप उस अनुभव को याद करिए कि वो जो होता था उसके पीछे क्या रीजन था, लोगों का सोच क्या था। जी लोगों का सोच कहीं ना कहीं एकदम सार्थक था कि हरा पत्ता हमारे लिए खाने के लिए बेहतर है, और वो हरा पत्ता का पत्तल हमारे गांव के ही लोग बनाते थे, जी जी जी। हमारे ये गांव के जी ही हाँ। लोग बनाते थे, और वो एक रोजगार का साधन था। इसके दोनों ही दूसरा बिंदु आप होते याद हैं। कर हाँ, दूसरा आप याद करिए कि हमारे गांव में जो दुकान हुआ करता था, जी उस दुकान में जब आप सामान लाने जाते थे, चीनी या फिर जो भी सामान आप लेने जाते थे, उसको आपको कागज के ठोंगे में दिया जाता था। जी और वो भी कागज का ठोंगा गांव के लोग, घर की महिलाएं जो अपना घर का काम करने के बाद जो टाइम हम्म बचता था उसमें वो बैठ के वो ठोंगा बनाती थी, उनका जी एक रोजगार का साधन था। हम्म। आज ये सारा रोजगार खत्म हो गया है, और जी आज ये रोजगार जो खत्म हुआ है इसके पीछे ये प्लास्टिक है। ये जी प्लास्टिक उसको रिप्लेस कर दिया, थर्मोकोल ने रिप्लेस कर दिया, हम्म थर्मोकोल का कटोरी ने रिप्लेस कर दिया, थर्मोकोल का गिलास ने रिप्लेस कर दिया। पहले हम्म। हम बाजार जाते थे सामान लाने तो हमारे हाथ में झोला हुआ करता झोला था, होता था, बिल्कुल पर बिल्कुल सही। आज आज झोला नहीं होता है। आज हमें पता है कि हम जब सामान लाने जाएंगे तो दुकानदार हमें पॉलिथीन में सामान दे देगा। देगा। जी
अलग अलग पॉलिथीन में 10 पॉलिथीन में अलग अलग सामान देगा, तो इसलिए झोला ले जाना नहीं समझते। और वो पॉलिथीन 10 पॉलिथीन लेके आते हैं और ये हमारे मिट्टी को, हमारे पानी को, हमारे वातावरण को नुकसान कर रहा है। ये सालों साल जमीन में पड़ा रहता है पर सड़ता नहीं है, और नहीं सड़ने, और ये जमीन की जो मिट्टी है उसका उर्वरा शक्ति, हमारा जो पानी का लेयर है उसको, और हमारे वातावरण को, ये तीनों को नुकसान पहुंचाता है और हमारे हेल्थ के ऊपर उसका असर होता है बहुत। और ये सड़ता नहीं है, जमीन में दबा रहता है। आज ये एक समस्या बन गया है। आप बिहार में एक कुछ पिछले साल आया था कि पूरे टाउन में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। जी टाउन में, शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टाउन में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। बाद में जब कारण पता चला कि वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उस पूरे ड्रेनेज में बोतल्स भरे थे, प्लास्टिक भरे थे, इस कारण से पूरा जाम हो गया था। और वो पूरा जाम हो गया था, पूरा ड्रेनेज सिस्टम उस बोतल, उस प्लास्टिक के कारण, और जिसका प्रभाव पूरे शहर वाले को चुकाना पड़ा। और वो गलती कौन किया? हम और आप की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम बोतल लेते हैं, पानी पीने का बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं और जहां तहां फेंक देते हैं। प्लास्टिक पॉलिथीन लेके आते हैं, काम करते हैं, उसको जहां तहां फेंक देते हैं। शादी विवाह होता है हमारे यहाँ, और शादी विवाह में आसानी से वो थर्मोकोल का प्लेट मिल जाता है दुकान में, और सस्ता भी होता है, हम उसे लेके आते हैं और वो थर्मोकोल का प्लेट हम उपयोग करते हैं। और वो जब फेंका जाता है तो जानवर जाता है खाने के लिए, जानवर उसको खाने के क्रम में पूरे प्लेट को इधर उधर कर देता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह छितरा जाता है। पर पहले जो पत्ता का पत्तल उपयोग होता था, उसमें पत्ता का पत्तल पे खाने के बाद जब उसको एक जगह फेंका जाता था, तो जानवर उस खाने के जूठन को खाने के साथ साथ उस पत्ता को भी खा जाता था। उसको भी, वो भी, और अगर दो चार बच भी गया तो मिट्टी में मिलके सड़ जाता था, खाद बन जाता था। जी हाँ, जी हाँ। पर आज ये स्थिति नहीं है। आज एक भयावह स्थिति है कि ये प्लास्टिक पॉलिथीन हमें काफी नुकसान कर रहा है। हमारा जो समुद्र का जो किनारा है, उसको आप जाके देखिए, हमारी जो नदी है की जो सुंदरता है, उसके किनारे जाके देखिए, काफी गंदगी है इस पॉलिथीन, इस प्लास्टिक से। तो आज यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं और इस पे आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सिर्फ व्यवहार की बात है, बिहेवियर चेंज की बात है। जी। अगर हम बिहेवियर चेंज पे थोड़ा फोकस करें, जब लोगों से आप बात करेंगे तो लोग कहते हैं सरकार क्यों नहीं बंद करती है। हाँ, सबसे बड़ा सवाल लोग यही पूछते हैं। बात आती है कि सरकार क्यों नहीं बंद करती है। जी। बात हमें सोचना है कि परिवार हमारा है और उस परिवार का अच्छा बुरा हमें सोचना है। अगर हम अच्छा बुरा, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते थे पुराने समय में, पर आज हम पैसे के तरफ भाग रहे हैं, कम लागत के सामान की तरफ भाग रहे हैं, जिसके कारण हम ये सारे चीजों को ले आके हम अपने पूरे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। तो सिर्फ इस पे हमें वापस जाने का जरूरत है, पुराने समय, पुराने काम के तरफ वापस जाने का है कि अगर आज हम पॉलिथीन को, प्लास्टिक को, थर्मोकोल को ना बोलना शुरू करें। हम अपने गांव में नियम बना लें, पंचायत में नियम बनाएं कि किसी भी कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें हम थर्मोकोल, प्लास्टिक, पॉलिथीन का उपयोग नहीं करेंगे। हम पत्ता का पत्तल का उपयोग करेंगे। अगर ये हम वापस लेके आते हैं तो हमारे घर की महिलाओं को एक रोजगार मिलेगा, कागज का ठोंगा बनाने का रोजगार मिलेगा, पत्ते का दोना बनाने का रोजगार मिलेगा, मिट्टी का कुल्हड़ बनाने का रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा जो वातावरण है वो साफ सुथरा हो पाएगा और उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। तो हम तो रोजगार का सृजन भी करेंगे और साथ में वातावरण को शुद्ध भी करेंगे। इसके बावजूद अगर प्लास्टिक मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जिसको कि आप ना नहीं बोल सकते। जी हाँ, जी हाँ। आपकी मजबूरी है कि आप उस प्लास्टिक का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप देखिए बहुत सारा पैकेजिंग है। दूसरा, हेल्थ में अगर आप जाएंगे, तो हेल्थ का जितनी भी दवाई है वो आपको ज्यादातर दवाई प्लास्टिक में होता है, चाहे सुई हो, चाहे हमारा पानी हो, वो सारा चीज उपयोग होता है। तो जहां पे प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का अब हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इस पे हमें काम करने का जरूरत है। तो इस पे जो पहल है वो पहल ये है कि सबसे पहले कि हम
पॉलीथीन जैसे चीज जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल है, यूज जो प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको हम सबसे पहले ना बोलें, उसको बंद करें। अगर हम्म, वो है हमारे पास तो उसका हम रीयूज करें, हम्म, और ज्यादा है तो उसको हम सेग्रीगेट करके इकट्ठा करें, गांव में इकट्ठा करें। और इकट्ठा करने के बाद, जमा करने के बाद, हम अपने पहले तो इसका शुरुआत घर से करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन का शुरुआत हमें घर से घर से ही करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, ये बहुत घर इंपॉर्टेंट से चीज आप बताएं। गीला गीला कचड़ा अलग कर ले। हम्म, गीला कचड़ा जो भी हमारे किचन से निकलता है उसको अलग एक डब्बे में रखें। जी दूसरा, आपका जो सूखा कचरा है, सूखा कचरा में दो तरह का कचरा है। एक है खतरनाक कचरा, जी हाँ, जो कि सुई हो गया, आपका मच्छर का डब्बा हो गया, मच्छर जो हम स्प्रे करते हैं उस तरह का जी डब्बा जी हो गया। इस तरह का जो खतरनाक जो भी चीज है जी उसको हम अलग करें। और बाकी का जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक का डब्बा हो गया, या हम बाजार से जो भी तेल लाते हैं उसका डब्बा हो गया, इस तरह का जो भी है उसको हम एक साथ रखें। शीशा जी हो गया, इसको अगर हम अलग करते हैं तो गीला कचरा का तो खाद बन जाएगा, या जी गीला कचरा को हम जानवर को दे देंगे। जी हाँ, गीला कचरा को जानवर को दे देंगे, हम्म, जानवर खा जाएगा। ज्यादा है तो फिर हम खाद बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। हम्म, इधर बचता है आपका प्लास्टिक हम्म, और शीशा, इस तरह के जो सूखे कचरे हैं, हम्म, लोहा, इस तरह के जो कचरे हैं, कागज पत्ता इस तरह का, उसको हम अलग रखेंगे। तो जो कबाड़ी वाला आता है, वो हम्म, कबाड़ी वाला आपको ये सारे चीज लेके जाता है। जी कबाड़ी वाला लेता क्या नहीं है, पॉलीथीन नहीं लेता है। हम्म, पॉलीथीन नहीं लेता, प्लास्टिक में सारे प्लास्टिक ले जाता है। चेयर लेके जाएगा, बोतल लेके जाएगा, सारा चीज लेके जाएगा। हम्म, जितने भी तेल तेल से संबंधित पैकेज है वो सब लेके वो जाएगा। सब ले पर जाएगा। पॉलीथीन वो नहीं ले रहा, पॉलीथीन हम्म, नहीं ले जाता है। जी तो हाँ, पॉलीथीन भी हमारे लिए एक समस्या बन रहा है। हम्म, तो यहाँ पे हमें हम एक अनुभव आपको सुनाना चाहूंगा जी सर बिल्कुल। कि जो जो रिसाइकल करने वाले ये हैं, प्लांट्स हैं फैक्ट्री हैं, बेसिकली। प्लांट्स हैं, उनसे जब हम्म, हम लोगों ने बात किया था तो हम्म, उनका था कि अगर सेग्रीगेशन इस प्लास्टिक पॉलीथीन का अच्छे तरीके से हो, हम्म, जैसे आप मार्केट में देखेंगे कि गुलाबी कलर का, ब्लैक कलर का, जी व्हाइट जी कलर जी का, जी, इस तरह का पॉलीथीन है। अलग अलग तो रंगों वो के हैं। उनका 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 कहना था कि पॉलीथीन को आप अलग अलग कलर का अलग अलग सेग्रीगेट करके दीजिए, और उस पॉलीथीन में कोई गीला कचरा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, और अक्सर लोग यही और करते वो हैं कि अगर उसी में बंद करके हाँ, कि हाँ, मतलब फेंक उसी दे। में बंद करके डाल देते हैं, कोई अलग अलग नहीं करते। जी अगर उनको अलग अलग कलर का पॉलीथीन अलग अलग बल्क में मिल जाए तो हम्म, वो उसको रिसाइकल करके फिर हम्म, नाद बना लेते हैं, प्लास्टिक का डब्बा बना लेते हैं, प्लास्टिक का बाल्टी बना लेते हैं, पौधे का गमला बनाते हैं। ये सारा हम्म, चीज बनाने, प्रोसेस करके वो बनाते हैं। तो हम्म, और उसके बावजूद जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, वो सीमेंट फैक्ट्री इस पॉलीथीन को बल्क में, पॉलीथीन आपको बल्क में देना पड़ेगा। तो अगर हम गांव में कलेक्शन किए, पंचायत गांव से, एक गांव में कलेक्शन सेंटर बना, जी हाँ, उस तरह से पंचायत में कलेक्शन सेंटर बना, जी और पंचायत से कलेक्शन होके ब्लॉक में कलेक्शन सेंटर बना, जी और ब्लॉक में जो कलेक्शन हो रहा है वो जिले में कलेक्शन एक जगह पे हो गया। जी हाँ तो जी, बल्क में अगर कलेक्शन होता है तो हम्म, सीमेंट फैक्ट्रियां भी इसको लेती हैं जलावन के लिए, ईंधन के अच्छा रूप में अच्छा इसका अच्छा, इस्तेमाल करती हैं। हम्म, और दूसरा, आज गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन है कि वो रोड जो बनाए उसमें भी पॉलीथीन का उपयोग उपयोग करें करे, जी जी, उपयोग करे। तो रोड हम्म, बनाने में भी इस पॉलीथीन का उपयोग हो रहा है, और रोड हम्म, बहुत ही माने मजबूत बन रहा है, मजबूत बन रहा है, और ईंधन के रूप में भी इस पॉलीथीन का उपयोग किया जा रहा है। किया जाए। तो पर हमें शुरुआत कहां से करना पड़ेगा, हमें हाउस होल्ड लेवल से शुरुआत करना पड़ेगा। सेग्रीगेशन का काम हमारे अपने घर से करना पड़ेगा। हम्म, अगर हम और ये सारा चीज कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, बिहेवियर चेंज से जुड़ा हुआ है, बातचीत से जुड़ा हुआ है, जी लोगों को जोड़ने से जुड़ा हुआ है। लोग जुड़ेंगे, लोग समझेंगे, लोग इसका हानि समझेंगे, तभी जाकर के लोग जुड़ेंगे और लोग इस पे आगे आएंगे। सर तो मेरा अगला, पॉलीथीन प्लास्टिक के, हाँ जी जी सर बताइए। प्लीज आप जो कंटिन्यू कर लीजिए, मैं आज का उसके बाद नहीं तो मेरा मेरा इसमें यही था कि पॉलीथीन जैसी समस्या, प्लास्टिक का जो समस्या है, वो समस्या तो बना हुआ है, और हम्म, इसके ऊपर हम सब लोग को मिलके प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ गांव के लोग नहीं, जी शहर में भी आप देखेंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी इस बिहेवियर को नहीं अपनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोतल लेते हैं, बोतल लेते हैं, पानी पीते हैं, और बेजगह उसको फेंक देते हैं। हम्म, पर इसी बोतल का आप कीमत
अलग अलग है। बोतल का जो ढक्कन होता है उसका अलग कीमत है, बोतल का जो नीचे का हिस्सा है उसका अलग कीमत है। तो जो प्लास्टिक, इस सारे बोतल को इकट्ठा करके और इसको जमा करके इसको थोड़ा सा एक वजन मशीन आता है, उससे ये लोग ये करते हैं और इसको बंडल बना करके फिर जी। आगे प्रोसेस में भेजते हैं। तो सभी लोग को मिल के प्रयास करना पड़ेगा और तभी जाकर के इसमें हम लोग आगे हो पाए, सफलता मिलेगी। जी हाँ सर, ये आपने कई सारी चीजें बहुत अच्छी कवर की, जो हमें लगता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स सुन रहे हैं, और खासकर अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो वो उसको समझ पाएंगे। सर, एक चीज आपने जी अभी जो बोली थी, और वो काफी अच्छी चीज थी, कि लोगों को लगता है कि अगर कचरा उनके घर से निकल गया तो मतलब कचरा खत्म हो गया। ये एक मेंटेलिटी जो है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, उनको लगता है कचरा खत्म। ये एक मेंटेलिटी उनको बदल देनी चाहिए, क्योंकि उनको ये भी सोचना चाहिए कि कचरा हम जो फेंक रहे हैं या फिर जो कोई ले जा रहा है, उसके बाद उसका क्या हो। अगर उनके दिमाग में ये रहेगा तो शायद वो ज्यादा समझ पाएंगे कि कचरा जो गया, अगर उनको नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गया। हो सकता है कि वो एक बहुत बड़े विकराल रूप में हमारे सामने आ रहा हो। जी खासकर जी प्लास्टिक वेस्ट, जैसा आपने बोला, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में सर, क्योंकि जब आपसे भी डिस्कस हुआ था, तो हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज शुरू करने का प्लान किया हुआ है प्लास्टिक के ऊपर। और उस पर जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, उसके हिसाब से एक एक दिन में ये चीज महसूस हो रही है कि प्लास्टिक एक जो कितना बड़ा खतरा हमारे लिए बन चुका है। शायद जी हमारे जी आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां हैं, वो उसका बहुत ही बड़ा जो नुकसान भुगतेंगी अगर हमने उसको नहीं संभाला। और सर, एक चीज आपने जो भी बोली थी पत्तलों के बारे में, और आपने उसको बड़ा अच्छी तरह से रिलेट किया कि पहले सब चीजें गांव में बनती थी, कुल्हड़ जो बनते थे, पतले बनती थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूँ अभी, अगर हम गांव की बात करें तो शायद पहले हमारे गांव बड़े आत्मनिर्भर हुआ करते थे। हर चीज गांव में ही लगभग लगभग हो जाती थी। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन या जो मार्केट है, इसने हमारे गांव को डिपेंडेंट बना दिया है, और उसका ही नतीजा है कि वेस्ट भी गांव में बढ़ रहा है। सर, एक चीज और, मैं अभी जिस सवाल पे आने वाला था, आपने ये बोला कि सेग्रीगेशन, यानी घर से कचरे को अलग अलग करना जरूरी है, गीला और सूखा, और उसके लिए बिहेवियर चेंज और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर इसी बात पे मैं थोड़ा सा और गहराई पे आपसे जानना चाहूँ कि ये जो किस तरह का कम्युनिकेशन का जरूरत हमें पड़ेगा, और किस तरह के व्यवहार परिवर्तन की जरूरत है, और लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर इसकी जरूरत है तो लोग क्यों अपना व्यवहार परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, खासकर कचरे और प्लास्टिक को लेकर। जी, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप एक सबसे बड़ी बात देखिए कि पिछले 4-5 सालों में हम लोगों पूरा जी। इंडिया जी। जो मेहनत किया है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में, जी। आ, उस मेहनत का नतीजा है कि आज हम पूरे भारत को खुले में शौच मुक्त भारत बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, तो खुले में शौच मुक्त भारत बोल रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि हर घर में शौचालय बन गया और लोग बाहर खुले में शौच के लिए नहीं जा रहे। जी हाँ। ये हम मानते हैं। जी। पर आगे आने वाले समय में ये भी एक वेस्ट का समस्या का, आगे आने वाले समय में इस पे भी हमें कहीं ना कहीं सतर्क होने का जरूरत है और बिहेवियर चेंज का पार्ट है। जैसे कि आप 2 गड्ढे वाले शौचालय गांव में बन गए, जी। लोग उपयोग करने लगे, हम्म। पर एक टाइम आएगा कि वो गड्ढा भर जाएगा। जी। बिल्कुल। 4, 4.5, 5 साल के अंदर में वो गड्ढा भर जाएगा। हम्म। तो वो जो गड्ढा भर जाएगा वो भी वेस्ट, लोग बोल रहे हैं हम्म। कि वो वेस्ट है। लोगों के मन में यही एक धारणा है कि वो गंदगी, गंदा चीज है, गंदगी जी। है। जी। पर वास्तव में उसे भी कहीं ना कहीं हमें एक टाइम पे खाली करना पड़ेगा और वो जी। जो वेस्ट है एक रिसोर्स के रूप में हमारे हमारे लिए काम आने वाला है। हम्म। 5 साल के बाद जब वो गड्ढा भर जाएगा तो हमें दूसरे गड्ढे को खोलना पड़ेगा जंक्शन बॉक्स से, और दूसरे गड्ढे को हमें चालू करना पड़ेगा। जी। और जो पहला गड्ढा है उसे हम 1 साल के बाद अगर हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो जी। 1/4 उसमें वेस्ट मिलेगा, जिसको हम मल बोल रहे हैं, जी। सूखा मल बोल रहे हैं। जी। पर वास्तव में वो एक तरह का खाद है। हाँ। और वो खाद को निकालेगा कौन? हाँ, ये एक समस्या है। बाहर से कोई नहीं आएगा। जी। बाहर से कोई नहीं आएगा कि वो शौचालय हमारा था, वो हम्म। गड्ढा हमारा था, हम्म। परिवार हमारा था, बच्चे हमारे थे, शौच हम गए उसमें। और हम्म। अब खाली करने की बात आई तो हम दूसरे को नहीं बुला सकते, हम्म। दूसरे को नहीं बोल सकते कि इसको खाली करो। हमें बिल्कुल। खुद खाली करना पड़ेगा। जी। अगर हम किसी दूसरे को बुलाते हैं और माथे पे मल ढुलवाते हैं
तो ये सरकार के नियम के विरुद्ध है, हाँ, ये संविधान कानूनी के तौर विरुद्ध है। जी। सबसे व्यवहार परिवर्तन का पार्ट और वेस्ट मैनेजमेंट में हमें यहाँ से शुरुआत करना पड़ेगा कि हम उस गड्ढे में उतरे और उस गड्ढे से जो 4 कड़ाही मल सूखा खाद निकलेगा, उस खाद को निकाल के खेत में डालें। शुरुआत हमें यहां से करना पड़ेगा। तो व्यवहार परिवर्तन, हमें ये देखना पड़ेगा कि व्यवहार परिवर्तन बहुत बड़ी बात है। जी। हमें गड्ढे में लोगों को उतारना भी एक व्यवहार परिवर्तन है। लोग जी। तैयार हो, मेंटली तैयार हो कि ये शौचालय हमारा है, मेरा है, और हाँ, इसकी सारी जिम्मेवारी हमारी है, मेरी मेरी है। तो जी। उस पहल के साथ लोग कर रहे हैं। लोग ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं, पर इस पे और भी मेहनत करने का जरूरत है। तो ये अगर हो जाता है तो हमारा व्यवहार परिवर्तन का बहुत बड़ा मुद्दा सुलझ हमारा जाएगा। समाधान हो जी। जाएगा, जी। सुलझ जाएगा। जी। तो ये एक शुरुआत अगर हम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात, सेग्रीगेशन। आप देखिए कि हम गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में ही हम बात करें, शहर टाउन की बात करें, तो टाउन में आप जो डस्टबिन रखा होता है, वहां पे अगर आप गौर करें, जाकर के देखें, कभी मौका लगे देखे जाके, तो पॉलिथीन का बंडल वहां पे होता है। और उस पॉलिथीन को अगर आपको कोई खोलने का हिम्मत करे, खोल के देखे, तो उसमें वो सारे कचड़े डले होते हैं, चाहे वो सूखा हो, गीला हो, सब चीज हो। तो सारा मिला पढ़े के। लिखे लोग भी सेग्रीगेशन का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। जी। जी। हमें गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग अलग करना है। करना है। जो डस्टबिन रखा हुआ है वहां पे, वो डस्टबिन से कचरा उस सेग्रीगेशन सेंटर में जाता है, हर टाउन में जो बना हुआ है। अब वहां पे उनको समस्या होती है कि गीला सूखा सारा सारा मिक्स है। अगर वो सेग्रीगेट किया हुआ रहे तो वो क्या करेंगे, सूखा कचरा का बॉक्स में उसको डाल देंगे, गीला कचरा को अलग कर देंगे, तो उनको आसानी होगा। तो कहीं ना कहीं हमें सेग्रीगेशन का जो मुद्दा है, इसको हाउस होल्ड लेवल पे ले जाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विधा को अपनाना पड़ेगा, जो हम लोग पिछले 5 सालों में अपनाया है। तो लोग को अगर हम ये बात समझा पाए कि आपका घर है, आपका किचन है, आपके घर की सफाई की बात है, और इसमें से जो कचरा निकल रहा है आपके घर का है, और ये कचरा नहीं है बल्कि ये रिसोर्स है। पहला बात तो उनको ये समझाने का है कि ये कचरा है ही नहीं, ये सारे के सारे संसाधन है। और ये बात अगर उनके दिमाग में चला गया कि नहीं, ये संसाधन है, हमें लाभ देके जाएगा, तो सेग्रीगेशन की ओर जाएंगे। दूसरा, उनको थोड़ा सा इस बात का भी डर पैदा करने का जरूरत है कि अगर आपने सेग्रीगेशन में ध्यान नहीं दिया, तो जो खतरनाक कचरा है, जैसे कि सिरिंज है, या फिर मच्छर का जो खुला डब्बा है, या फिर आप कुछ दवाइयां हैं जो एक्सपायर दवाइयां हैं, वो सारे चीज जो होते हैं बच्चे के लिए खिलौना होता है। बिल्कुल, उसको तो पता ही नहीं है कि उसको नहीं पता है कि ये क्या है। जी हाँ। और बच्चे अगर उसको खिलौने के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारे परिवार को होगा। तो अगर हम सेग्रीगेशन में ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह के खतरनाक कचरा को अलग करके बच्चों से दूर नहीं रखते हैं, तो हमारे घर के लोगों को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सेग्रीगेशन प्रॉपर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहां पे 90% समस्या का समाधान हो जाता है हाउस होल्ड लेवल पे। जी। 10% जो बचता है, देखिए 80% कचरा जो है गीला कचरा है। जी बिल्कुल। 10% है जो आपका 10 to 20% सूखा कचरा है। तो 80% का समाधान तो हाउस होल्ड लेवल पे जानवर को खिलाने और खाद बनाने में हो जाएगा। हाँ। बचता है 20%। 20% में जो कचरा है उसमें कागज है, शीशा है, लोहा है, खतरनाक कचरा है। ये सारे चीज को अगर हम अलग अलग करते हैं, तो इसमें से बहुत सारे कचरे को कबाड़ी वाला ले जाता है, बचता है सिर्फ पॉलिथीन। हाँ, बेचा जा सकता है और वो लाभ पैसा दे के जाएगा। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं अगर ये इस मुद्दे पे हम उनको समझा पाए, तो हमारा समाधान हाउस होल्ड लेवल पे ही हो जाएगा, और हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट करने का जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगा। हाँ, वहां पे जहाँ पे घना बस्ती है, पानी का बहुत निकास है, और वहां पे कोई बहुत अच्छा ड्रेनेज सुविधा नहीं है, तो वहां पे लिक्विड वेस्ट के ऊपर काम करने का जरूरत पड़ेगा। और बहुत ज्यादा जानवर है तो वहां पे गोबर के ऊपर काम करने का जरूरत पड़ेगा। कृषि वेस्ट है तो उसके ऊपर काम करने का जरूरत पड़ेगा। तो बहुत ऐसे विधा हैं जिससे कि वो खाद बना सकते हैं, जैसे कि नाडेप विधा है जिससे वो खाद बना सकते हैं।
आपका 28 दिन में सिवंस मेथड है, जिससे जी हाँ, वो जी हाँ, जी हाँ। प्लास्टिक को छोड़कर हम्म, बाकी के सारे चाहे वो कृषि वेस्ट हो, हम्म, चाहे गोबर हो, चाहे आपका किचन वेस्ट हो, ये सारे चीज को मिला करके 28 दिन में खाद बनाया जा सकता है। 28 दिन तो में। लोगों को तरीके, हाँ 28 दिन में खाद बनाया जी जा सकता है। जी। और गोबर है तो उससे बर्मी बर्मी खाद बनाया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि बर्मी खाद से दो तरह का फायदा है। जी एक जी। फायदा तो बर्मी खाद से है, हम्म, और दूसरा बर्मी जो होता है वो हम्म। 1 महीना में 25 गुना बढ़ जाता है। जी तो हाँ। वो अलग मार्केट में 1000 से 2000 किलो के रूप में बिकता है। उसको भी बेचा जा सकता है। केचुआ, जी हाँ। उसको भी बेचा जा सकता है। जी। तो लोगों को ये समझाने का जरूरत है कि ये वेस्ट नहीं है, बल्कि ये रिसोर्स है, और जी। इसको हम रिसोर्स के रूप में देखेंगे। और हाँ। हाउस होल्ड लेवल पे सेग्रीगेशन को अगर हम लोग कर लेते हैं तो हम्म। हमारा बहुत बड़ा समाधान हो जाता है जी। नहीं सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और एक चीज आप जो भी कह रहे थे बिहेवियर चेंज के बारे में, कि लोगों को ये डर भी हो, और कि उनको ये मालूम हो कि हाँ इससे नुकसान क्या है, और जो वेस्ट को वो सेग्रीगेट कर रहे हैं उसको बेच सकते हैं, तो फायदा भी उनको पता हो, तो शायद वो इसके बारे में अधिक सोच पाएंगे। सर, मैं अभी जी जब आपकी बात सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज अभी मतलब ऐसे फ्लैश कर रहा था कि अगर कोई भी चीज ऐसी है जो अभी हमको लग रहा है, जैसे अभी ये चीज मैंने आपसे पहले भी कही, कि हमको लगा कि कोई भी चीज हमने फेंकी और वो हमारे सामने से चली गई, तो जो हमारा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है कि हाँ अभी तुम्हारे सामने से हट गया है, अब हमको क्या फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शायद हम जो हमारा स्वभाव है वही ऐसा है कि हम चीजों को अ, अभी के लिए सुलझा लेना चाहते हैं। बाद में उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा उस पर हमारा ध्यान नहीं है। अगर वो चीज लोगों के सामने रहेगी तो शायद लोग ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये मुझे मैं जब आप ये बात कह रहे थे तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर इसको देखा जाए तो उससे यही बात निकल के भी आ रही है। सर, अभी दो क्वेश्चन और हैं जो कि हमारे इंटरव्यू के की क्वेश्चंस होते हैं। वो ये जी कि अगर ये जो हमने सब बात की वेस्ट की और बिहेवियर चेंज की, तो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप जो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अगर सजेस्ट करना चाहें, तो रोजमर्रा की जिंदगी में उनको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो इस समस्या के समाधान में अपना योगदान दे सके। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही व्यवहारिक सवाल है आपका। जी पहला बात तो जितने भी लोग हैं उनको खुद के आदत में दो तीन आदतें, अपना खुद का आदत बदलना है। जी। खुद का आदत में क्या है कि जब भी वो जिस काम में भी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं काम में, चाहे वो खेती में जा रहे हैं, चाहे ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां अपना वाटर बोतल कैरी करें। पहला बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अपना वाटर बोतल कैरी करते हैं तो उन्हें प्लास्टिक बोतल्स खरीदने का जरूरत नहीं नहीं पड़ेगा। है। और वो प्लास्टिक को यहाँ से ना बोल सकते हैं। हम्म, पहला बात, हम्म, पहले तो हमें ना बोलना है। हम्म। तो प्लास्टिक बोतल को हम ना बोल के ना इसलिए बोल सकते हैं जब हम अपना बोतल खुद कैरी खुद ही करेंगे, साथ में जहां भी लेके जाएंगे जाएंगे। वहां हमारे हाथ में होना चाहिए। जी। दूसरा, बाजार जब हम जाएं तो हमारे हाथ में थैला हो, और जब हम्म, दुकानदार पॉलिथीन में सामान दे तो हम्म। हम उसको वहीं पे मना करें। हाँ, कि हम ये अपना थैला पॉलिथीन लेके नहीं आए चाहिए, हैं। जी पॉलिथीन पॉलिथीन नहीं चाहिए। जी। अगर ये आप शुरुआत करते हैं तो आप पॉलिथीन जैसे समस्या को, जो आप 10 पॉलिथीन डेली घर लेके आ रहे हैं, हम्म, महीने में आप संख्या बढ़ रहा है आपका, हम्म। उस सारे पॉलिथीन से आप निजात पा सकते हैं। जी। अगर उस मजबूरी में 2 4 5 आ भी जाता है पॉलिथीन हम्म, आपको, तो हम्म, उसको बार बार आप यूज करिए। उसी पॉलिथीन को बार बार धो बार बार यूज करना। हम्म, धो के यूज करिए। हम्म। ये ना कि बार बार यूज करिए तो फिर वो पॉलिथीन, नया पॉलिथीन आपके घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल सही जो कहा। भी प्लास्टिक के सामान है उसको बार बार अगर यूज करते हैं तो नया पॉलिथीन प्लास्टिक आपके घर में नहीं आएगा। हम्म, और इस तरह से हम इसको अगर हम अपना व्यवहार परिवर्तन करते हैं तो हम्म। इसका समाधान हम कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने फैमिली में ये डिसीजन ले सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उसी की बात कर रहे हैं, कि जी। हम अपने फैमिली में डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे फैमिली में किसी भी तरह का फंक्शन होगा, हाँ हाँ। किसी भी तरह का फंक्शन होगा, उसमें हम थर्मोकोल का बना हुआ किसी भी चीज का उपयोग नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। हम्म, अगर आप जिस दिन से दुकानदार से मांगना शुरू करेंगे, उसी दुकानदार से जो थर्मोकोल का प्लेट रखता है, कटोरी हम्म, रखता है, ग्लास रखता है, उससे आप पत्ता का कटोरी मांगना शुरू करेंगे, आप देखिए कि धीरे धीरे वो नहीं रखता था पर वो हम्म। रखना शुरू शुरू करेगा। कर देगा।
जी शुरू कर देगा। जी। तो शुरुआत कहीं ना कहीं हमें खुद से करना है, और हम अपने परिवार से करें और अपने गांव से करें और अपने पंचायत से करें। तो डिसीजन हमें खुद ही लेना है। और हम अगर चाहते हैं कि हमारा वातावरण साफ सुथरा रहे, हम्म तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर आपको कहीं पे इस तरह का व्यवहार दिखता है जो लोग हम्म। गलत कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पहल करने का जरूरत जरूरत। है, टोकने का जरूरत है। जी। तो साथ ही साथ आपको खुद खुद के लिए और समाज के लिए आगे आके रोल अदा करना पड़ेगा, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हाँ तो सर, अभी जैसे आपने कहा, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे रोजमर्रा के भी निर्णय अगर हम बदल देते हैं तो उसका परिणाम बहुत बड़ा आ सकता है, और इस समस्या के बहुत समाधान बड़ा आ में, सकता जी, इस समस्या के समाधान में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। सर, हमारा आखिरी सवाल है आपसे। ये है हाइपोथेटिकल जी। है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जो शायद समस्या की जड़ पे हमें पहुंचा देता है। वो सवाल ये है कि जी। अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती, अगर आपके पास एक जादू की छड़ी होती जिससे आप कुछ भी कर सकते, तो इस फील्ड में, अगर मैं वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं, इस फील्ड में और बेहतर रिजल्ट के लिए आप क्या चीज बदल देना चाहते हैं? हम्म। भगवान करता मैं जादूगर होता। बहुत अच्छा सवाल है। जी। आ, अगर मेरे 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 पास कोई जादू की छड़ी होती तो मैं एक ही काम करता, लोगों के मन में एक मेंटली उनके दिमाग में ये बात डाल देता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। नहीं करना है। वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के हमें सबसे पहले तो उनके मन में ये डाल देते कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है, ये सारे रिसोर्स हैं। और दूसरा कि व्यवहार परिवर्तन में हमें पॉजिटिव सोचना है, और जो भी वेस्ट है वो हम अपने घर तक नहीं लेके आएंगे। हम सारी चीज को ना बोलेंगे, ना बोलना सिखा देते उनको। यानी सर, अगर ये की अगर कही जाए, मतलब जिसको जादू की छड़ी हम बोल रहे हैं, वो ये है कि लोग खुद उनके दिमाग में आ जाए, तो वो उससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता है। कोई उपाय नहीं है, खुद से ही प्रयास करना पड़ेगा। जी हाँ जी। बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं, पहला तो उनके अपने व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। तो जी जी जी। सर, आपने ये हमारे इंटरव्यू का जो आखिरी सवाल था, आपने इतना समय दिया और इतनी ढेर सारी जानकारियां शेयर की, मैं इसमें से काफी चीजें लिख भी रहा था साथ के साथ। आपने बिहेवियर चेंज के बारे जी में बताया, आपने ये भी बताया कि जो भी लोग हैं उनको जो भी नुकसान हो रहा है उसका डर और क्या फायदा होगा, इन दोनों के बारे में पता हो तो व्यवहार परिवर्तन अच्छा हो सकता है। आपने ये भी बोला कि गांव में जो आत्मनिर्भरता थी, उसके जब वो हमारे गांव में था तो वेस्ट कम हुआ करता था, और जब से जी आत्मनिर्भरता कम हो गई तो वेस्ट बढ़ गया, क्योंकि चीजें बाहर से आ रही हैं। तो अगर हम दोबारा जी। आत्मनिर्भरता गांव में क्रिएट करते हैं, गांव की महिलाएं जो चीजें बनाती थी उनका प्रयोग करते हैं, तो वेस्ट का भी निराकरण साथ के साथ हो जाएगा। इस आराम तरह से होगा जी। और इस तरह की ढेर सारी चीजें आपने कुछ हमें तरीके भी बताए, जिससे गांव में जो गोबर या इस तरीके का गीला वेस्ट निकल रहा है उसका उपचार गांव के लेवल पे कैसे हो सकता है, और इस तरह की ढेर सारी चीजें आपने बताई। तो सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा कुछ हमारे साथ शेयर किया। और क्योंकि इसमें से मेरे ख्याल से 80% वो चीजें थी जो आपने जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके अंदर देखी हैं और उसको आप कर रहे हैं, जी तो वो शायद बहुत जी ज्यादा जी व्यवहारिक है किसी भी और तरह के किताबी ज्ञान से। तो ये हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप एसडीजी चक्रा जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर आए और उस पर आपने अपना जितना भी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। आपको इस बात का धन्यवाद कि आपने मौका दिया मुझे, ये आप एसडी चक्रा के साथ जुड़ने का। जी और आपने बहुत अच्छा कहा कि मैं अपना जो अनुभव सुनाया हूँ, मैं वो सारा अंदर से फील करके, और मैं वही बात बोला हूँ जो मैं खुद करता हूँ। जी तो जी मैं चाहता हूँ कि इस जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पार्ट है, इसमें मुख्य रूप से व्यवहार परिवर्तन का मुख्य मुद्दा है। और इस पे अगर लोगों का साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे, तो इस समस्या को का समाधान खोजने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। लोग इसका समाधान खुद कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका धन्यवाद। और एक बात और, क्योंकि अभी तो जो आज हमने आपसे बातचीत की वो आपके बहुत बड़े अनुभव का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि आगे भी हम अलग अलग विषयों पे आपको आमंत्रित करते रहें, अगर आप इसके लिए अनुमति हमें देंगे तो। जरूर, आप मौका देंगे, मैं जी आपके साथ हूँ। जी। तो सर, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह के जो भी हम वीडियोस एसडीजी चक्रा प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं और जिस तरह के इंटरव्यूज कर रहे हैं ये आपके लिए उपयोगी हैं या फिर यूजफुल है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है जो भी एसडीजी चक्रा के नाम से ही है, उस पर भी ये वीडियो अपलोड होगा। साथ ही साथ फेसबुक का जो पेज है उस पर भी ये वीडियो अपलोड रहेगा। आपको किस तरह के और जो आगे आने वाले सेशंस हैं वो आपको किस तरीके के चाहिए, वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, या आपके कुछ सवाल हैं जो हम अपने विशेषज्ञों से आगे के लिए कर पाए, वो भी आप हमको यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर आए सर, आओ। एक तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, और जितने भी हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं या इसको बाद में देखेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और भी वीडियोस लेके हम एसडीजी चक्रा प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे। मैं हूँ आशुतोष। नमस्कार। 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 थैंक यू।